ओके, हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। हमने अब तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ चुकी है? हमने अब तक पढ़ चुके हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, और हमने पढ़ा नेशनल पार्टीज को। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज के बारे में। स्टेट पार्टीज मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट तक लिमिटेड होती है। कौन सी पार्टीज? जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट तक जिनका दायरा सीमित होता है, वो सब क्या कहलाती है बेटा? आपकी स्टेट पार्टीज कहलाती हैं। वापस समझते हैं अपन कि वो सारी पार्टीज जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट तक जिनका दायरा सीमित होता है, वो क्या कहलाती हैं? स्टेट पार्टीज कहलाती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती हैं। मतलब अब आप एक सिंपल सी बात करें, आपको याद करो, मैं थोड़ी देर पहले आपको पिछले वीडियो के अंदर जब हम डिस्कस करें तो मैंने बताया भी था कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, वो हमने एक प्रीवियस क्लास के अंदर क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। और वहीं पर यह भी आया था कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एज ए स्टेट पार्टी क्या होना है, इमर्ज होना है, तो स्टेट पार्टी इमर्ज होने के लिए क्या जरूरी है, वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं बेटा किसकी? राजस्थान की। ठीक है ना। अब राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के क्राइटेरिया में आपको ये अच्छी तरह पता है कि जैसे राजस्थान में 200 सीट्स हैं, मतलब अब कोई भी अगर पार्टी है जिसको कि राजस्थान के अंदर एज ए स्टेट पार्टी इमर्ज होना है, कैसे? जैसे स्टेट पार्टी इमर्ज होना है, तो राजस्थान में जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होंगे, क्या होंगे बेटा? जैसे राजस्थान में जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होंगे, वहां पर उसको एटलीस्ट 6% वोट्स क्या करने होंगे बेटा? सिक्योर करने होंगे। क्या करना होगा उसको? राजस्थान के इलेक्शंस के अंदर 6% वोट सिक्योर करने होंगे, और साथ ही साथ उसको कम से कम 2 सीट्स, उन इलेक्शंस के अंदर 2 सीट भी उसको क्या करनी होगी? सिक्योर करनी होगी। तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगी? वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। नेशनल पार्टी के लिए अलग बात था कि नेशनल असेंबली इलेक्शन जो होते हैं उसके अंदर 6% सीट्स या किन्हीं 4 स्टेट्स में मिलाकर 6% वोट्स, सीट नहीं सॉरी 6% वोट्स सिक्योर करने होंगे नेशनल असेंबली इलेक्शन में नेशनल पार्टी बनने के लिए, या जो 4 स्टेट्स में किसी भी 4 स्टेट में मिलाकर 6% वोट उसके पास हो जाने चाहिए, और साथ में 4 लोकसभा के अंदर 4 सीटें होनी चाहिए। लेकिन स्टेट इलेक्शन के लिए 6% वोट सिक्योर करने होंगे उनको। कहां पर? उस स्टेट की असेंबली इलेक्शंस के अंदर, और साथ ही साथ उसको कम से कम 2 सीट्स भी उसके पास होनी चाहिए। तो वही बात लिखी है यहां पर कि अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। उसी को एक स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है, और वो क्या है बेटा? यहां पर कि जो स्टेट पार्टीज होती है ना, क्या होती है बेटा? जो स्टेट पार्टीज होती है ये एक रीजनल लेवल पे काम करती है, मतलब एक लोकल लेवल पर इनका बाहुल्य देखने को मिलता है, इसलिए इनको रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है। Other than these 7 parties, most of the major parties of the country are classified by the election commission as state parties। मतलब कोई भी पार्टी जो नेशनल पार्टी नहीं है उसको क्या कहा गया है यहां पर? स्टेट पार्टी के रूप में हमारे इलेक्शन कमीशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। These are commonly referred to a regional parties। क्यों कहा जाता है रीजनल पार्टीज? उसका कारण है रीजनल पार्टी क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर रीजन के जो प्रॉब्लम्स है ना उनको ये हाईलाइट करती है। अब जैसे अगर आप समझे, यहां पर आपको ना एक मैप दिया हुआ है, आपकी बुक का ही मैप है, यहां पर आप देख सकते हो कि अलग अलग एरिया में कौन कौन सी रीजनल पार्टीज हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मुफ्ती महमूदा की पार्टी है ना, इस तरह से देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, ये सब रीजनल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है। हम बात करें यहां पर बिहार में जनता दल हो गया, जनता लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो गई। तो इस तरह की लोकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज देखने को मिलेगी बिहार में। ठीक है, आगे बात करें पंजाब में कौन कौन सी पार्टीज हो गई? आम आदमी पार्टी हो गई,
शिरोमणि अकाली दल हो गया, नेशनल इंडियन नेशनल लोक दल हो गया। तो इस तरह से आपको पार्टीज देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है ना। और दिल्ली में यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी हो गई यहाँ पर। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हो गया यहाँ पर। नागालैंड में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल नागास पीपल फ्रंट हो गई यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया। असम गण परिषद हो गया। बोडोलैंड पीपल्स पार्टी होगी। मतलब कई सारी आपको इस तरह से अलग अलग एरिया में पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना हो गई, ठीक है। महाराष्ट्रवाड़ी गोमंतक पार्टी हो गई। गोवा में गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो गई। कर्नाटका में जनता सेक्युलर दल, ऑल्सो केरला में भी है। तेलंगाना के अंदर हो गई। मतलब अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वही बात आपको यहां पर देखने को मिल रही है। क्या लिखा है यहां पर कि पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल, कहां पर, ये उत्तर प्रदेश की लोकल पार्टी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो लोकल पार्टीज है ना, जो रीजनल पार्टी है, स्टेट लेवल पार्टीज है, इनका दायरा केवल स्टेट लेवल तक सीमित है। कई बार ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी बड़ा काम में आती है। कहां पर, नेशनल लेवल की पॉलिसीज को, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली कब, जब कॉलिजन गवर्नमेंट बनने की तैयारी होती है। तो वही बात लिखी है, दल हैव नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है ना, तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कंसिशियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। मतलब इन पार्टीज को इनकी स्टेट आइडेंटिटी के रूप में देखा जाता है। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपांडेड। मतलब पिछले 30 सालों में देखें, 30 ईयर्स में अगर देखें ना, तो इन पार्टीज की ताकत बहुत उभरी है। कैसे उभरी है, वही कॉलिजन गवर्नमेंट जब बनी है ना, तब इन पार्टीज का इंपॉर्टेंस सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आगे बात करें, दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी मोर एंड मोर डाइवर्स। इससे क्या होता है कि अब देखो, एक जैसे बीजेपी है, बीजेपी की अभी बहुत सारी सीटें बीजेपी पे पास है, तो इनकी आइडियोलॉजी ना सिर्फ एक चलेगी, वहां पर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब रीजनल पार्टीज भी जाती है ना पॉलिटिक्स में, तो हमारी पार्लियामेंट एक डाइवर्स, एक गुलदस्ता की तरह दिखती है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग बैठे हैं और वो कंट्री को रूल करने के बारे में बात कर रहे हैं। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर इट्स ऑन ए मेजॉरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2014। और 2014 तक तो ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कि अकेले अपने दम पर पूरी की पूरी एक नेशनल पार्टी बना सके। हाँ, हालांकि ठीक है, पहले भी थे। 1989 तक कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी जो कि अकेले अपने दम पर सरकार बनाती थी। 2014 के बाद बीजेपी है जो केवल अपने दम पर सरकार बनाती है। लेकिन बीच का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं हुई जिसने अकेले अपने दम पर पूरी की पूरी सरकार बना ली हो। आगे बढ़ते हैं। तो एज अ रिजल्ट कि द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म एन अलायंस विद स्टेट पार्टीज। तो इसलिए इनको क्या है कि स्टेट पार्टीज का अलायंस करना होता है और तब जाकर एक पूरी की पूरी बड़ी पार्टी आपके सामने निकल के आती है। आगे बढ़ते हैं कि सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कॉलिजन गवर्नमेंट। 1996 से हर पार्टी को यह मौका मिला है कि वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। दिस has contributed to strengthening of federalism and democracy in our country। और इन रीजनल पार्टीज का जो डेवलपमेंट है, ये हमको इस बात का गर्व दिलाता है कि हमारे देश में फेडरलिज्म और ज्यादा मजबूत हुआ है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। चलिए, तो ये आपकी स्टेट पार्टीज कंप्लीट है। यहां पर आगे हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन से चैलेंजेस है। पॉलिटिकल पार्टीज चल तो रही है, ठीक है, पॉपुलर है, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉपुलर तो कोई इनकी बुराई नहीं करता। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसके फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं पॉलिटिकल पार्टीज पॉपुलर तो केवल पॉजिटिव सेंस में पॉपुलर है, वो नेगेटिव सेंस में भी पॉपुलर है। और वो क्या क्या समस्याएं आती हैं इनके सामने, चलिए उनको यहां पर आगे हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने समस्या क्या है कि वो मोस्ट विजिबल फेस है। अब कंट्री के अंदर अगर कोई भी समस्या होगी, जैसे मान लो कंट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी नहीं कहते ना सरकार खराब है। हम हमेशा कहते हैं कि बीजेपी की सरकार खराब है, कांग्रेस की सरकार खराब है, आम आदमी पार्टी की सरकार खराब है। हम एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं अगर किसी भी तरह का कोई भी इशू अराइज होने लगता है कंट्री के अंदर। तो वही चीज आपको यहां पर देखनी है और समझनी है कि क्या देखना है यहां पर कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द
द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बिल्कुल दिखाई देते हैं। सो इट इज नेचुरल, और ये बिल्कुल संभव भी है। जैसे मान लो एग्जांपल के बारे में बात करो कि आप अपन सब लोग मिलकर एक कार में ना कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। कार मान लो मैं चला रहा हूं या आप चला रहे हो कार, फॉर एग्जांपल मान लो आप कार चला रहे हो। अगर आप कार चला रहे हो, आप अच्छी कार चला रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो यार बहुत अच्छा ड्राइवर है यार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, हम उसकी बड़ाई भी करते रहेंगे। लेकिन जैसे कार अगर ठुक जाती है कहीं पर, तो उसका ब्लेम भी आपके ऊपर है, बिकॉज यू आर वर्किंग दैट। मतलब जो करता है ना उसी को वो सारे, अच्छाई भी उसी की और बुराई भी उसी की होती है। अच्छाई चाहे एक बार मिले ना मिले, लेकिन बुराई उसको जरूर मिलेगी अगर उसके से कुछ भी गड़बड़ होता है। तो वही चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट को रन कर रही है, तो अच्छा काम की कोई बड़ाई कराए ना करे कोई जरूरी नहीं, लेकिन जब भी कुछ भी समस्या होगी ना तो उसको क्रिटिसाइज हर कोई करेगा, और ये क्वाइट नेचुरल चीज भी है। तो ये बात लिखिए, इट इज नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर व्हाटएवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत लोग पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम्स एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो हजारों बुराइयां हैं, हजारों कमियां हैं, लेकिन इन हजारों कमियों को समराइज करके हमने 4, मतलब आपकी बुक के अंदर ना 4 प्रॉब्लम्स, 4 चैलेंजेस आपको यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। आपको उन्हीं 4 चैलेंजेस को पढ़ना है और उन्हीं को आपको समझना है कि पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूरी है कि इन जो 4 चैलेंजेस, 4 चैलेंजेस हम पढ़ेंगे ना, इन्हीं चैलेंजेस को उनको दूर भी करना है और उन्हीं को आगे कंटिन्यू भी करना है। अब सबसे पहले इनको दूर करने से पहले हम क्या करें, इनको समझें कि ये 4 चैलेंजेस है कौन कौन से। सबसे पहला lack of internal democracy, second challenges to dynastic succession, third growing role of money and muscle power, and fourth है parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters। तो चलिए इनको एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखो पॉलिटिकल पार्टीज एक डेमोक्रेटिक वे में काम करती है, डेमोक्रेसी के अंदर काम करती है, डेमोक्रेसी को रन करने का काम करती है, यहां तक बात ठीक है। लेकिन क्या इन पार्टीज के अंदर, इन पार्टीज के खुद के अंदर डेमोक्रेसी है क्या? क्या ये पार्टीज खुद डेमोक्रेसी वाले प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं क्या? इन पार्टीज की क्या इंटरनल मैनेजमेंट में कहीं भी अपन को डेमोक्रेसी देखने को मिलती है क्या? ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर हो जाता है कि क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज के खुद के अंदर कोई डेमोक्रेसी है भी या नहीं। ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी आपको समझना है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी होती तो जो उन पार्टीज की जितनी भी पावर है ना, वो सबके बीच में क्या होती, डिवाइड होती। लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या होता है कि पूरी की पूरी पावर है ना कुछ टॉप लोगों के हाथ में होती है, और वही उस पार्टी के सारे डिसीजंस लेते रहते हैं, और वही उस पार्टी के लिए सारे जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वही टॉप लीडर्स लिया करते हैं। जैसे आप सोचो कि आज के देश में, कंट्री में हम बात करें, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम सोचो, अभी करंटली रूलिंग पार्टी है, अगर जब भी उस पार्टी का नाम होता है तो सिर्फ एक चेहरा यहां पर याद आता है, मतलब वो पार्टी ना उस आदमी, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वही सबसे टॉप पावर में होता है। तो वो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम वहां पर नहीं है, क्योंकि पार्टी उस अकेले आदमी ने नहीं बनाई, पार्टी तो सबने मिलकर बनाई है, लेकिन सबको एक प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है। तो वही बात लिखिए, क्या लिखा है यहां पर कि टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। किसके हाथ में होती है पावर? एक या 2 लीडर्स के हाथ में पावर होती है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। पार्टीज ना जो मेंबर कौन कौन है कौन नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, कौन मेंबर है कौन नहीं, तो वहां पर रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मीटिंग्स नहीं हो रही है कि भाई टाइम टू टाइम सारे वर्कर्स को लाकर उनकी मीटिंग की जाए, उनको गाइड किया जाए, नहीं, बस सब चल रहा है अपने हिसाब से। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। पार्टीज के अंदर इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं, ताकि इलेक्शन के थ्रू, मतलब इलेक्शन होगी तभी तो डेमोक्रेसी कहलाएगी ना। इलेक्शन ही नहीं हो रहे कि जो लीडर है वो बस टॉप लीडर बन गया वहां पर, एक्चुअल में वर्कर्स भी चाह रहे कि नहीं चाह रहे वो लीडर बने, तो वो भी एक यहां पर कमी देखने को मिलती है। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी। मतलब पार्टी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में ऑर्डिनरी मेंबर्स को भी नहीं पता होता है, क्योंकि काम सारा उन्हीं को करना है। मेन जनता को जो मोटिवेट करना है वो उन्हीं को करना है, उनको ही नहीं पता। मतलब इस तरह से इग्नोर किया जाता है कि भैया या तो आप हमारे साथ रहो या मत रहो, अगर आप हमको लीडर मानते हो तो हमारे साथ रहो। तो इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स अ फॉलोवर, डिक्टेटरशिप की तरह ये लोग रूल करना शुरू कर देते हैं inside the party. The leaders assume greater power to make decision in the name of the party. लीडर्स क्या करते हैं, अपनी वजह से ही, मतलब सिर्फ खुद के दम पर काम करना है, इसलिए पार्टी के अंदर सारे बड़े डिसीजंस कौन ले रहे हैं, ये लीडर्स लेना शुरू कर देते हैं। Those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. अच्छा, अब कई ऐसे लोग, कोई भी ऐसा वर्कर जिसको लगता है कि यार पार्टी का डिसीजन अच्छा नहीं है, मेरे को ये ठीक नहीं लगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, पार्टी छोड़ दे। क्यों? उसकी बात सुनने के लिए कोई है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए
लिए अगर किसी को आगे बढ़ना है, पार्टी के अंदर टॉप पोजीशन पे जाना है, तो वो पार्टी के प्रिंसिपल्स, पार्टी की पॉलिसीज को छोड़ देगा, ताक पे रख देगा, और क्या करेगा, जो लीडर्स है ना उनकी चापलूसी करना शुरू कर देगा, क्योंकि हो ही रहा है वहां पर कि लीडर्स के हाथ में पावर, तो उन्हीं को खुश रखना पड़ेगा, उन्हीं को प्लीज करने का काम वो वहां पर करना शुरू कर देगा. सो मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, personal loyalty to the leaders, personal loyalty to the leader becomes more important if you want to be ahead in that party. तो एक समस्या समझ में आई आपको. सेकंड प्रॉब्लम क्या है बेटा यहां पर? सेकंड प्रॉब्लम है चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब कि पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो एक आदमी के हाथ में है. जो नेक्स्ट व्यक्ति उस पार्टी का टॉप लीडर बनेगा ना, वो उसी की फैमिली का मेंबर होगा, उसी का बेटा होगा. उसके बाद सेकंड जो थर्ड पार्टी, उसके आगे मतलब एक डायनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है. मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं सिर्फ आपको. जैसे कांग्रेस के अंदर देखे जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी. मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि ये कैपेबल है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये डायनेस्टिक सक्सेशन वाली प्रॉब्लम है. तो डायनेस्टिक सक्सेशन जहां भी आ जाएगा ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, वो एक खतरनाक मोड़ वहां पर ले लेता है. जैसे समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई, अब उनके बेटे अखिलेश यादव के पास है, आगे और उनके बच्चों के पास चली जाएगी. तो एक इस तरह की प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड डायनेस्टिक सक्सेशन. सो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ देयर फंक्शनिंग. वो ओपनली कुछ हो ही नहीं रहा है, सब फैमिली मेंबर्स मिलकर ही क्या कर रहे हैं, पूरी पार्टी को रन कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहा है और ही इज वेरी कैपेबल, और इसको टॉप लेवल पर जाना है, तो ये जा ही नहीं पाएगा कभी भी. क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि केवल फैमिली मेंबर्स ही वहां पर जाने की क्षमता रखते हैं. तो इस वर्कर के द्वारा की गई सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी. इसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो वही लिखिए कि देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी. पार्टी के अंदर टॉप पर जाने का उसके पास बहुत कम चांसेस होते हैं. टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली. टॉप पोजीशंस केवल कौन कंट्रोल करता है? केवल एक फैमिली के मेंबर्स ही सारे कंट्रोल करते रहते हैं. दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी. इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई बाकी की पार्टी के बाकी लोगों के साथ ये अच्छी बात नहीं है, और ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कई बार होता है कि इनएक्सपीरियंस, और जो जिनके पास पावर नहीं है, इनएक्सपीरियंस लोग हैं, कोई एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, वो भी है ना पार्टी के लिए टॉप लेवल पे आ जाते हैं, और उससे क्या होता है, पार्टी का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. Since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power. जिनके पास कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायनेस्टी की वजह से वो पावर में आ जाते हैं. मतलब यहां पर तो ना ये फिर कैसे ये डेमोक्रेसी हुई? ये तो डायनेस्टिक हेरिडेटरी सिस्टम बनना चला गया. तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी एंड फॉर ऑल्सो फॉर द डेमोक्रेसी. तो सेकंड चैलेंज भी आपको समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं मैडम थर्ड चैलेंज की तरफ, जो क्या है यहां पर? ग्रोइंग ऑफ मनी एंड मसल पावर. मतलब आज आप देखो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो या तो केवल पावरफुल रिच पीपल्स को अपना पार्टी टिकट देती है, या जो दादा भैया जो ऐसे लोग होते हैं ना, गुंडे जो लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट दे दिया जाता है. पैसे वाला आदमी पैसे के दम पर जीत रहा है, और गुंडे अपनी ताकत के दम पर जीत रहे हैं. तो कुल मिलाकर बात क्या है यहां पर कि आम आदमी को क्या बेनिफिट यहां से मिलेगा? पैसे वाला आदमी पैसा कमाने की सोचेगा. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लीडर्स हैं ना आजकल, वो सारे के सारे कैसे होते जा रहे हैं कि ईदर दे आर रिच पर्संस और दे आर क्रिमिनल्स. तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और नॉट ओनली फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर. पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस. क्यों? इसके पीछे का रीजन भी क्या है कि पार्टीज को ना सिर्फ इलेक्शन जीतना है, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, क्या करना है उनको? इलेक्शन जीतना है, अपना काम करना है, जनता चाहे कैसे भी जीते वो, और उसके लिए ना वो शॉर्टकट्स भी ढूंढना शुरू कर देते हैं. सो दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस. दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव, मतलब या तो जिनके पास है, हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, या तो जिनके पास बहुत पैसा है, या जिनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं. ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर नॉमिनेट किया जाता है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है. रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी. बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, या बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि पार्टी को ना फंड्स देती हैं,
जो क्या करती हैं, पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स देती हैं, उनका ना उस पॉलिटिक जो भी पॉलिसीज बनेगी कंट्री के अंदर, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मतलब वो पॉलिसीज को इस तरह की बनती है जिससे कुछ पार्टीज को अननॉमिनसली बेनिफिट्स होने शुरू हो जाते हैं। पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। पार्टीज क्या करती हैं, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करना शुरू कर देती है जो कि उनको इलेक्शन में जिताए, बड़ी समस्या है। सो डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सामने उभर कर आने वाला है। 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर है। फोर्थ चैलेंज की भी हम बात कर लेते हैं। क्या है बेटा फोर्थ चैलेंज? सबसे बड़ा है कि पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, मीनिंगफुल चॉइस का मतलब क्या है कि देखो हम बात करें कि मान लो आपसे कहा जाए कि भैया कि ना आपको फॉर एग्जांपल हम समझे यहां पर कि आपको लड़की देखने जाना है ना, या लड़का देखने जाना है। आप उसमें देखो यार, आपके सामने 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है कि 2 ऑप्शन है जिसमें से पहला लड़का जॉब करता है, दूसरा लड़का भी जॉब करता है। पहला लड़का बैंक में जॉब करता है, दूसरा भी बैंक में जॉब करता है ना, गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूं। पहले लड़के की हाइट 5 फीट 6 इंच है, दूसरे की, तो आप इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हो? दोनों तो सेम है, कोई सा भी ले लो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब यही स्थिति किसकी होगी? पॉलिटिकल पार्टीज की। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लो, सबकी आइडियोलॉजी, सबका काम करने का तरीका, सबका जो बेस है, सब कुछ ना एक जैसा हो गया है। सब कुछ क्या हो गया है? एक जैसा हो गया है। तो अब अगर हम देखें कि साहब हमें बीजेपी को चूज करना है, हमें कांग्रेस को चूज करना है, हमें आम आदमी पार्टी को चूज करना है, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना है, तो आप देखते हैं भैया ये पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये तो चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये सभी चोर हैं, या सभी बहुत अच्छी हैं, किसको चूज करें? तो ये एक समस्या हो गई है कि आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी सेम है, उनके वे ऑफ वर्किंग सेम है, उनके वे ऑफ टॉकिंग सेम है, सब कुछ सेम है वहां पर। तो फिर हमें किस पार्टी को चूज करना चाहिए? वोटर्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या लिखा है यहां पर? इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। मतलब अगर वोटर्स को आपको एक्चुअल में चॉइस देना है ना, तो वो पार्टीज को भी ना थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए, जो कि देखने में दिखता ही नहीं कि इन पार्टीज में कहीं भी कोई डिफरेंस आपको देखने को मिले। मतलब आप एक पार्टी कमी निकालो तो सेम कमी ना दूसरी पार्टी में निकल जाएगी, एक पार्टी में कोई अच्छाई निकालते हो तो सेम अच्छाई दूसरी पार्टी में दिख जाएगी। तो मतलब अलग अलग जगह हो सकती है, लेकिन ये सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाती है। क्या है? There has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. अच्छा, ये केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है यहाँ पर। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर कि जैसे हम बात करें ब्रिटेन के अंदर 2 ही पार्टी है, 2 पार्टी सिस्टम बना था हमने, एक तो लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। इन दोनों पार्टीज को एनालाइज करोगे ना तो दोनों पार्टी सेम है, इसीलिए कभी एक पार्टी पावर में कभी दूसरी पार्टी पावर में, ये देखने को मिल जाता है वहां पर। इज वेरी बिग लिटिल, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारी कंट्री में द डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज के केस में ना सारी पार्टी सेम हो गई है, जैसे सब प्राइवेटाइजेशन करने के ऊपर लगी हुई है, तो सबकी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स इधर बिकॉज ऑफ सम सेम सेट ऑफ लीडरशिप कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अदर। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मान लो एक आपने कहा कि यार बीजेपी को हमें सपोर्ट करना है, बीजेपी में आपने एक लीडर को चुन लिया, कल को पता लगा उस आदमी ने लीडरशिप भी चेंज कर ली, मतलब पार्टी चेंज कर ली, वो दूसरी पार्टी में चला गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हम अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से किसी एक आदमी को चूज भी करते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद पता लगता है कि वो वापस किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वहां पर लोगों को एक चॉइस का कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? तो ये सब थे बेटा आपके चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब जरूरी क्या है? डेमोक्रेसी तो चलानी है। तो डेमोक्रेसी चलानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन चैलेंजेस से ओवरकम किया जाए, इन चैलेंजेस को दूर किया जाए। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इन चैलेंजेस को दूर कैसे कर सकते हैं, चलिए उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए क्या देखते हैं अपन? अब हमने कहा कि हमें क्या देखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को के सामने कुछ चैलेंजेस है, समस्या है। तो समस्या है तो उसका समाधान क्या है? कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इन चैलेंजेस से ओवरकम कर सकती है, यह भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समस्या है, मान लिया समस्या है, तो समस्या को समाधान तो होगा। तो वो समाधान क्या है? कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रॉब्लम से अपने आप को दूर कर सकती है, इन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करना कैसे कर सकते हैं वो तो बात है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इन रिफॉर्म्स को, इन चैलेंजेस को दूर करना चाहती है? समझना बेटा बात को। क्या बात है? 2 चीजें हैं कि एक तो चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है? डायनेस्टिक इशू है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना,
मनी और मसल पावर को यूज किया जाता है, ये चैलेंजेस है। इन चैलेंजेस को दूर करना जरूरी है, लेकिन द क्वेश्चन इज नाउ कि क्या जिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये इशू है कि भैया इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, डायनेस्टिक सक्सेशन वाला इशू है, मनी एंड क्रिमिनल पावर वाला इशू है, तो क्या इन इश्यूज को वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअल में दूर भी करना चाहती हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि अगर वो जो डायनेस्टिक सक्सेशन वाले इशू को दूर कर दिया गया तो जो अभी टॉप लेवल पे बैठे उनको समस्या आ जाएगी। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दी गई तो जो अभी पावर में उनको समस्या आ जाएगी। अगर मनी के ऊपर, क्रिमिनल्स के ऊपर कंट्रोल कर दिया गया तो जो इलेक्शन जीतने के चांसेस है वो खत्म हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट भी करना चाहती है या नहीं। तो हमने क्या पढ़ा कि इन ऑर्डर टू फेस चैलेंजेस पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड। पार्टीज को रिफॉर्म होना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन ये आया कि आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म। क्या पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म भी होना चाहती है या नहीं होना चाहती हैं? तो ये अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है कि क्या रिफॉर्म्स किए जाएं, क्या रिफॉर्म्स करना पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं, और अगर चाहती भी हैं तो कैसे वो अपनी पोजीशन को भी होल्ड करें, रिफॉर्म भी कर ले, मतलब दोनों चीजें उनको मिक्सअप करके कैसे वो कर पाएंगी। अब क्या है यहां पर कि देखो बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहां पर कि हमने सबसे पहले क्या देखा है यहां पर कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ध्यान देना, आपने क्या पढ़ा है यहां पर? आपने पढ़ा है यहां पर कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये हमने पढ़ लिया कि हमने पढ़ा कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या है, कुछ समस्याएं हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा, ठीक है ना। और ओवरकम करने के लिए क्या जरूरी है? इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ रिफॉर्म लाना जरूरी है। तो एक मुद्दा तो आया भैया कि रिफॉर्म किया जाए या नहीं किया जाए। चलो मान ले कर लिया जाए। तो अब इसमें दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं कि अब तक क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं और कौन कौन से स्टेप्स टू बी टेकन हैं, और जो स्टेप्स टू बी टेकन हैं उनके लिए अब तक क्या सजेशंस हैं। तो देखो समझना, एक तरफ इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एक तरफ पढ़ेंगे क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं, और उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे कि क्या स्टेप्स अब तक लिए जा चुके हैं। तो स्टेप्स टेकन में हम कौन सी चीजें पढ़ेंगे? स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। वो हम ये पढ़ेंगे कि भैया ये स्टेप्स तो अब तक लिए जा चुके हैं, ये कदम तो उठाए जा चुके हैं, ये तो काम हो चुका है, और ये सजेशंस दिए कि भैया ये काम भी कर लो ताकि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म लाया जा सके। क्लियर? बात समझ में आ गई? अंतर समझ लेना। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन और व्हाट सजेशंस हैव बीन गिवन। इन दोनों में बड़ा अंतर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो वही बात हम समझते हैं यहां पर। क्या समझना है आपको कि देखिए कि लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन। सबसे पहले हम एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम सजेशंस के बारे में बात करेंगे इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। ये डिफेक्शन वाली स्थिति लिखी हुई है, आपको एक वर्ड आएगा यहां पर डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। डिफेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना। मान लो कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है ना। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, दो पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, एक बीजेपी ने और एक कांग्रेस ने। इनके मतलब किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा, बीजेपी का कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है और कांग्रेस का कैंडिडेट इलेक्शन हार जाता है, ठीक है, हार गया। यहां पर यह बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। अब हुआ क्या कि कांग्रेस की पार्टी ने ना कोई ऐसी स्कीम लगाई कि इस कैंडिडेट को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और इस कैंडिडेट ने जो कि अब तक बीजेपी का कैंडिडेट था, ये क्या कर लेगा, इस बीजेपी की पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेगा। तो इससे क्या होगा, बीजेपी इलेक्शन जीती, सारे एफर्ट्स बीजेपी ने लगाए इलेक्शन जीतने समय, और अब वो सीट किसके नाम आ गई, कांग्रेस के नाम आ गई। मतलब कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भी उस इलेक्शन में जीती हुई मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि इस कैंडिडेट ने क्या किया है, अपनी पार्टी को चेंज कर लिया है। ये जो पार्टी चेंज करने का सिस्टम है, इसको कहा जाता है डिफेक्शन,
क्या कहा जाता है बेटा इसको? डिफेक्शन, दल बदल जिसको हम कहते हैं। अब हम बात करें कि 1985, तो 1985 के पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति यह थी कि अब इस आदमी ने इलेक्शन जीता, पार्टी में चला गया कांग्रेस की में, तो कांग्रेस की पार्टी में जाने के बाद भी ये एमएलए एमपी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन तो जीता है ना, वो पार्टी चेंज करने के ऊपर उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, वो कितनी भी बार कर सकता है। तो इसके ना कई बार हमको हमारी कॉलेज एंड गवर्नमेंट में कई समस्याएं भी इसकी देखने को मिली। लेकिन 1985 में क्या हुआ, हमारी कंट्री में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और 1985 के बाद क्या लाया गया? एक एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या लाया गया बेटा? एक एंटी डिफेक्शन लॉ हमारी कंट्री में बना दिया गया। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, मैं समझाता हूं आपको कि कैंडिडेट अभी भी जा सकता है, कांग्रेस में जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएगा तो उसको अब वो जो जीती हुई सीट है ना, वो उसकी चली जाएगी उसके हाथ से। नाउ ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कांग्रेस में जाने के बाद वहां पर अब वो कैंडिडेट भी, ये जो कैंडिडेट है ना विनिंग कैंडिडेट, ये भी लूजिंग कैंडिडेट की तरह देखा जाएगा। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई नहीं जीता है। यहां पर बाई इलेक्शन करवाए जाएंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे और दोबारा इस कैंडिडेट को कांग्रेस में जाकर इलेक्शन जीतना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि अब एक बार मेहनत तो बीजेपी के चेहरे पे लड़ लिया, जाना कांग्रेस में, तो एक समस्या है ना यहां पर। अब कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस के चेहरे पे चुनाव जीत के बताओ, तब जाके माना जाएगा हाँ आप कांग्रेस के मेंबर हो। तो दैट्स एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये एक बहुत बड़ी यहां पर मतलब इससे क्या हुआ कि जो लोग बार बार पार्टी चेंज करते थे ना, ये इसका रोकथाम आपको यहां पर देखने को मिली, इसमें काफी कमी देखने को मिली। तो एक स्टेप तो क्या लिया गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, कौन सा अमेंडमेंट था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1985 के अंदर, टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। क्या किया गया उसके? टू प्रिवेंट डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। Now they say if all of now the law says that if any MLA or MP changes party, अगर अब भी कोई चेंज करता है चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन he or she will lose the seat in the legislature। अब उसके पास सीट नहीं रहेगी, ये उसके सामने एक समस्या आ जाएगी। आगे क्या है कि this new law has helped bring defection down। इससे डिफेक्शन में कमी आई है, लेकिन डिफेक्शन में कमी आई है, ये इसका हो गया पॉजिटिव इंपैक्ट। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है बेटा। क्या है बेटा? इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि मान लो कोई आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, इलेक्शन जीत जाता है, इलेक्शन जीतने के बाद उसको पता लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है, इसकी आइडियोलॉजीज है ना वो अच्छी नहीं है, और इस वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं छोड़ पाएगा? अगर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ता है तो उसकी सीट भी उसके हाथ से चली जाएगी। तो इसके ना एक नेगेटिव इंपैक्ट भी क्या है, वो यही है कि एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। आप चाहकर भी किसी पार्टी के साथ नहीं छोड़ सकते। सो एमपीज एंड एमएलएज हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। अब चाहे उनको पसंद हो ना हो, उनको वो चीज माननी ही पड़ती है। तो एक रीजन समझ में आ गया, पहला स्टेप समझ में आ गया, क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दूसरा क्या किया गया? दूसरा स्टेप ये लिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ता है, तो इलेक्शन लड़ते समय उसको ना एक एफिडेविट देना होता है। उस एफिडेविट में उसको बताना होगा कि उसके पास कितना पैसा है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चालू है या नहीं है, और उसकी फैमिली मेंबर्स के पास कितना पैसा है। ये सारी उसको डिक्लेरेशन वहां पर देनी होगी। अब जब वो सारी डिक्लेरेशन देगा ना, तो इससे क्या होता है, जनता को पता लगता है। क्या पता लगता है जनता को? कि भैया कि हम जिस आदमी को चुनने जा रहे हैं उस आदमी का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, कितने पेंडिंग केसेस है। तो जनता के सामने ना एक प्रोस्पेक्टस आ जाता है, व्यू आ जाता है कि जिस भी कैंडिडेट को हम हमारे इलेक्शन के अंदर जिताने जा रहे हैं, जिसको कि हम वोट देने जा रहे हैं, वो आदमी एक्चुअली में वोट देने लायक है भी है या नहीं है। तो वही बात लिखी है यहां पर कि नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। उसके अलावा क्या क्या पेंडिंग केसेस है वो सब कुछ सारी जानकारी उसको अवेलेबल करवानी होगी। लेकिन अब इससे क्या हुआ, समस्याएं समाधान भी होगा। देखते हैं। तो न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। पब्लिक के सामने कई सारी समस्याएं मतलब इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। ये हो गया इसका पॉजिटिव इंपैक्ट। और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव साइड इसका ये है कि अब कैंडिडेट ने जो भी लिख दिया कि सब मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है या मेरे पास इतने क्रिमिनल केसेस हैं, उनको कोई चेक ही नहीं करता है।
चेक करने का कोई सिस्टम है ही नहीं। क्रिमिनल केस तो फिर भी आप चेक कर लोगे, लेकिन प्रॉपर्टी कितनी है कितनी नहीं है, इसको वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी लेने का प्रयास ही नहीं करता कि साहब इस आदमी ने जो भी लिखा है अपने पास वो बात सही भी है या नहीं है। तो वही है कि बट देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू, कि जो भी जानकारी दी है वो सही है या नहीं। सो एज येट वी डू नॉट नो इफ इट इज हैज लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच टू एंड द क्रिमिनल। अब पता ही नहीं है इससे क्रिमिनल्स कम हुए या नहीं हुए, इन्फ्लुएंस उनका कम हुआ या नहीं हुआ, कोई पता नहीं, क्योंकि बना तो दिया लेकिन बनाने के बाद उसका कोई महत्व भी है या नहीं वो कोई हमें जानकारी नहीं है। तो सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गया, एफिडेविट देना है। थर्ड स्टेप क्या लिया गया कि इलेक्शन कमीशन के ने क्या किया कि ना एक सिस्टम बना दिया, कंपलसरी कर दिया। क्या कंपलसरी कर दिया कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली इलेक्शन करवाने होंगे और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होगी, ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कुछ कंट्रोल लाया जा सके। ठीक है, लॉ बना दिया, लेकिन अब एक्चुअल में इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, इसको चेक करने के लिए कोई नहीं है। मतलब हो गया, लॉ बना दिया, कोई उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम स्टेप्स तो लिए गए। तो वही बात है कि द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन समस्या क्या है कि द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, कर तो रही हैं, बट समटाइम्स इट इज मेयर फॉर्मेलिटी। लेकिन कई बार वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी आई या नहीं आई, हम इसके बारे में भी श्योर नहीं है। तो ये हमने क्या देखे बेटा कि जो स्टेप्स लिए गए हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि क्या सजेशंस और दिए गए हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए। क्या सजेशंस है, चलिए उनको हम आगे डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। तो क्या सजेशंस देखने को मिले बेटा हमको, देखिए क्या सजेशंस दिए जाते हैं। सबसे पहला सजेशन जो दिया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे रिफॉर्म लाया जा सकता है, उसका सबसे पहला सजेशन यह है कि अ लॉ शुड बी मेड। क्या करो भैया, एक लॉ बना दो। क्या कर दो, यहां पर एक लॉ बना दिया जाए। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको अगर आपको रेगुलेट करना है, उसके लिए एक लॉ बना दो, एक कानून बना दोगे। कानून बनाने से क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है आप उनको चेक कर सकते हो कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, गलत कर रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि क्या कर दिया जाए, एक लॉ यहां पर बना दिया जाए। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, कि भैया आपको आपके मेंबर कौन कौन, उनका रजिस्टर बनाओ। एक लॉ बनाओ, लॉ बना के उसके अंदर लिख दो कि भैया आपको अपना रजिस्टर्ड मेंबर्स का रजिस्टर बना के रखना होगा। एक क्या कर दिया कि इनका जो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको खुद फॉलो करें। कई बार होता है कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसमें लिखा हुआ है लेकिन उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, ये एक अपनी समस्या है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एक लाई जाए, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो चेक करेगी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कंट्रोल कर सके। इसके अलावा टू एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स टू होल्ड ओपन इलेक्शंस इन द हाईएस्ट पोस्ट। मतलब अगर पार्टी के अंदर हाईएस्ट पोजीशन पर आने के लिए कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब एक अथॉरिटी, एक स्पेशल यूनिट बना दी जाए जिनका काम है केवल इन पार्टीज को ही कंट्रोल करना होता है। तो एक सजेशन ये दिया गया। सेकंड सजेशन क्या दिया गया कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू विमेन कैंडिडेट्स। मतलब ये जरूरी है, ये उनको मैंडेटरी किया जाए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी उस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 1/3 टिकट वो विमेन्स को दे। साथ ही साथ केवल पार्टी में, मतलब पार्टी के द्वारा इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, पार्टी के इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए भी विमेन्स को, विमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, विमेन्स का एक बॉडी होना जरूरी है, विमेन्स को का वहां पर होना जरूरी है, ये भी मैंडेटरी किया जाना चाहिए। सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर विमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन द पार्टीज। इसके अलावा कि एक और सजेशन क्या दिया गया, दो सजेशन हो गए हमारे। थर्ड सजेशन क्या दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने के लिए स्टेट फंडिंग करे, मतलब गवर्नमेंट पैसा दे और गवर्नमेंट वो लिमिट लगा दे भैया आपको अपना पैसा लाने नहीं है, आप तो जो भी पैसा हमारे पास जमा करा दो, सरकार के द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ने के लिए
अरबों रुपए खर्च कर देती है, नॉट ओनली करोड़, अरबों रुपए खर्च कर देती है। और वो अरबों रुपए खर्च करने का इंपैक्ट क्या होता है, इतना सारा, इतना ह्यूज मनी वहां पर एक्सपेंस कर दिया जाता है कि इसका मतलब कोई लिमिटेशन ही वहां पर देखने को नहीं मिलती है। वही बात है कि द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। जैसे भैया पेट्रोल का पैसा ले लो, पेपर का ले लो, टेलीफोन का ले लो, मतलब खर्चे ले लो, और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन, ताकि उससे ना एक पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आने का मौका मिले, मतलब उनके अंदर एक रिफॉर्म लाने का प्रयास किया जा सके। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है आगे, मतलब ठीक है सजेशन दे दिए, स्टेप्स ले लिए, लेकिन क्या ये सजेशन अब तक पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किए हैं? क्या नहीं किए। और क्या उनको करना चाहिए? क्या इतने सारे लॉ बनने चाहिए? सजेशन दे दिया भाई लॉ बना दो, तो क्या लॉ बनना चाहिए? क्या नहीं। इतने सारे लॉ बनाना भी एक अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है वो समझते हैं हम कि इफ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड सम इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, इनको एक्सेप्ट कर लिया, इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन प्रॉब्लम में क्या होगी, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशंस टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। मतलब कि आप हर पॉलिटिकल समस्या का, पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम है, उनको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम लीगल सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो क्या होगा, समस्या होगी। क्यों? क्योंकि अगर क्रिटिकल लॉज बन जाएंगे ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज उन लॉज को चीट करने के लिए कोई ना कोई रास्ते ढूंढना शुरू कर देगी। जैसे हम हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट लगाने मैंडेटरी है, गाड़ी चलाते हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन आप हेलमेट नहीं लगा रहे हो। आप क्या, अगर हेलमेट को यूं यहां पे बांध के चल रहे हो, पुलिस वाला दिखेगा तुरंत लगा लोगे, तो रास्ते ढूंढना शुरू कर दोगे। या कोई दूसरी, अब तक आप जिस सड़क से जा रहे हो वहां पर पुलिस वाले हो गए, अब आप दूसरा रास्ता ढूंढ लोगे कि भैया मेरे को यहां से नहीं जाना, तो आप नई नई गलियां ढूंढना शुरू कर दोगे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होंगे, नई नई रास्ता ढूंढना शुरू कर देगी कि इन लॉस से कैसे चीट किया जाए। तो जरूरी क्या है रिफॉर्म लाने के लिए, कि कानून बनाना कोई समाधान नहीं है। तो समाधान क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडर्स है ना, उनके अंदर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, उनकी आइडियोलॉजी के अंदर चेंजेस आना जरूरी है। सो दिस वुड फोर्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट द लॉज। Besides, political parties will not agree to pass the laws that they do not like. Obvious बात है, रूलिंग पार्टी है, मान लो कोई ऐसा लॉ आएगा जिससे उनकी पावर कम हो रही है, तो वो कभी भी ऐसा लॉ लाने के पक्ष में नहीं रहेंगी। तो ये हो गया यहां पर। तो इसके अलावा क्या और भी कोई तरीका है? हाँ, एक और तरीका और है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म लाया जा सकता है, और वो जो एक और तरीका है वो है पब्लिक ओरिएंटेड सॉल्यूशन। पब्लिक कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए। उसका सबसे पहला तरीका है, दो तरीके हैं यहां पर, कि पहला तो है कि जो पब्लिक है ना, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। और दूसरा तरीका क्या है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पब्लिक जिसको अच्छा लगता है वो खुद पार्टिसिपेट करे ना, जाए और जाकर अंदर जाकर चीजें बदले। इससे सीधी सी बात है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, आपने देखा क्या उसने कोई शॉट मारा, अच्छा नहीं पड़ा, आप घर पे बैठे बैठे अरे यार तो उसको ऐसे नहीं मारना चाहिए था, तुम कर सकते हो क्या? और अगर आपको लगता है उसने गलत मारा तो आप जाओ और आप खुद खेल के दिखाओ। ऐसे आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत कर रही है तो आप खुद उठो, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करो और उसको सुधारने का प्रयास करो, तब जाकर रिफॉर्म आएगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन ऑल्सो बी ए वे टू गेट रिफॉर्म्ड इन द पॉलिटिकल सिस्टम। क्लियर? तो एक हम बात करें सबसे पहला, पीपल प्रेशर कैसे क्रिएट कर सकती है। अगर जनता को लगता है कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है, कुछ भी गलत कर रही है, जनता के लिए कोई सही काम नहीं कर रही है, तो क्या करें, वो जनता उनके खिलाफ मोर्चा निकाल सकती है, पिटिशन फाइल कर सकती है ना, उनके खिलाफ एगिटेशन मतलब आंदोलन वगैरह भी कर सकती है। तो वही बात लिखी है कि दिस कैन बी डन। सॉरी, पहला सॉल्यूशन क्या है, वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एगिटेशंस। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील, अब इससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों कर रही है इतना सारा काम, क्यों गंदी एक्टिविटीज कर रही हैं, ताकि जनता को सपोर्ट लिया जा सके। अब अगर उनको लगता है कि यार ऐसा कर रहे हैं हम, जनता हमारे अगेंस्ट है, जनता हमारे फेवर में नहीं है, तो क्या करेंगी, वो ये सब काम करना बंद कर देंगी। तो वही बात है कि if political parties feel they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms। उनको लग जाएगा अगर जनता भी हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, अगर हमने रिफॉर्म्स नहीं किए, तो वो इन रिफॉर्म्स को और ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। जो चाहते हैं इंप्रूवमेंट आए, वो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करें, ज्वाइन करें। इफ इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स, if ordinary citizen do not take part and simply criticize from other outside, बाहर बैठे बैठे बुराई करने से कुछ नहीं होगा भैया, अंदर जाकर काम करना पड़ेगा अगर आपको चेंजेस चाहने हैं तो। प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स।
एक ही तरीका है, गंदी पॉलिटिक्स है तो अच्छी पॉलिटिक्स के सामने प्रेजेंट कर दो, ये इसका समाधान है। क्लियर है यहाँ तक? तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी बातें आपको पता है कि चैप्टर खत्म होने के बाद हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इनके चैप्टर के एमसीक्यूज लेके आऊंगा। इसमें इतना ही है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और जो नेक्स्ट वीडियो के बाद आगे हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।